तो लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है, रैलियों का दौर है, कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी 4 बड़ी खबरों की। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए आपकी बड़ी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी आखिरी चरण और आखिरी चोट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण से ठीक पहले एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातें कौन सी हैं वो आपको बताएंगे विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली जाएंगे दिग्गज। जी हां, आपको दिग्गज नजर आएंगे इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। क्या ये दिल्ली जाने वाले हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का गठन होगा। मंत्रिमंडल में कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन संकेत ही मिल रहे हैं कि एमपी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है। क्या है इसके पीछे की कहानी, उस पर भी बात होगी विस्तार से। तीसरी बड़ी खबर कौन सी है, लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड। जी हां, मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के सरकार के आदेश के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से लाउड स्पीकर पर बैन लगाने को लेकर बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे भी, पूरी स्टोरी आपको बताएंगे आज विस्तार न्यूज पर लाउड स्पीकर में विस्तार से। चौथी बड़ी खबर है गैंगस्टर को 2 टूक। जी हां, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टूक जवाब दिया है, चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ चेतावनी दी है, क्या कुछ कहा है गैंगस्टर्स के लिए विजय शर्मा ने, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए लाउड स्पीकर पर हो रही लाउड सियासत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लाउड स्पीकर हटा भी दिए। मोहन यादव का यह निर्देश था, आदेश था। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों की बात कर ली जाए, भोपाल और इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं, हर जगह आ जाती है और यहां भी आ गई है सियासत। किस तरह की सियासत हो रही है लाउड स्पीकर पर, देखिए इस रिपोर्ट में। 25 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। सीएम मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए इंदौर प्रशासन ने सोमवार को 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर हटा दिए। वहीं भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए। पूरी राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए। नियमों के अनुसार किसी धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है, जिनका डेसिबल स्तर सुनिश्चित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक सीमित। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल सीमित। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल सीमित। मौन क्षेत्रों में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक सीमित। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे। आरिफ मसूद ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में मस्जिदों को टारगेट करके स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। उनको नमाज दिखती है, मस्जिद दिखती है, माइक दिखते हैं, उनको नौजवान नहीं दिखता, बेरोजगार नहीं दिखता, किसान नहीं दिखता, मजदूर नहीं दिखता, महंगाई नहीं दिखती। तो स्वतः समझ में आता है ना कि जब मुख्यमंत्री इन मुद्दों से हटकर इस पर बात करना चाहते हैं तो यानी वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मापदंड को तो सब मानने को तैयार है ना, कोई मना ही नहीं कर रहा, तो फिर पुलिस उतार क्यों रही है, हमारा सवाल ये है। और उसका ना जवाब मुख्यमंत्री जी देते हैं, ना डीजीपी देते हैं, ना डीजीपी बात करने को तैयार होते हैं, वो नीचे करते हैं, तो ऐसे तो गलत है। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आ गया। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है
ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। धर्म की राजनीति कर वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वो आरिफ मसूद जो जाति देख करके, धर्म देख करके भोपाल में उपद्रव फैलाते थे, हिंसा फैलाते थे, जिनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस ने स्वयं उनको लंबे अरसे तक अपनी पार्टी से निष्कासित रखा है। आरिफ मसूद का तो पूरा चरित्र ही धार्मिक उन्माद से भरा हुआ रहा है। उनकी राजनीतिक शैली में ही हम देखते हैं कि लगातार सनातन को टारगेट करने वाली उनकी राजनीति केंद्रित रहती है। तो स्वाभाविक तौर पर आरिफ जी के इस प्रकार के बयानों से मध्य प्रदेश का सौहार्द नहीं खराब होने वाला है। मध्य प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श निर्णय लिया है कि जहां पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा करके आम जनजीवन को परेशानी उत्पन्न की जा रही है तो उसको उतारा जाए और पूरी तरीके से धार्मिक जो अपनी परंपरा है, मान्यता है, उसको व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर एक्सप्लॉइट किया जाए और उसका किसी भी रूप में जो एक सामाजिक ताना बाना है उसका बिगाड़ने के लिए दुरुपयोग न होने पाए। सरकार की कोशिश है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारे सहयोगी विवेक पांडे की रिपोर्ट थी। किस तरह की सियासत लाउड स्पीकर पर हो रही है, जो कि लाउड हो चुकी है, उसे समझने के लिए हम सीधे विवेक पांडे का ही रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव हमारे साथ। विवेक, सियासत है कि मानती नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, सियासत कर रहे हैं इस विषय को लेकर, वो तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सामने आते रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात कहते रहे हैं। विवेक, बिल्कुल सही बात है सुमित। याद हो आपको कि मोहन सरकार बनी थी और नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब चार्ज टेक ओवर किया था बतौर मुख्यमंत्री, तो सबसे पहला आदेश यही था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ध्वनि जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए जो गाइडलाइन का पालन कराना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने यही निर्देश दिए थे। प्रदेश भर में जहाँ पे भी लाउड स्पीकर या फिर डीजे धार्मिक स्थलों में बजते हैं उसकी सीमा के मुताबिक ही वहाँ पे लाउड स्पीकर लगे होने चाहिए। और ठीक आज से 5 महीने बाद पिछले दिनों जब समीक्षा हुई थी, मोहन यादव ने ठीक उसी का रिव्यू किया था और ये कहा था कि जहां पर भी ज्यादा लाउड वाले स्पीकर लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए। और सीएम के निर्देश के बाद पुलिस की कई जगहों पे टीमें पहुंची। हालांकि ये बात जो आरिफ मसूद कह रहे हैं पत्र लिखते हुए कि पुलिस जबरन दबाव बना के ये लाउड स्पीकर और तमाम सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो मोहन यादव ने यह भी निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने कि वहां पे स्थानीय जो धर्मगुरु हैं या फिर प्रबंधक है, संचालक है, मंदिर हो या सरकार की मस्जिद कोशिश है विवेक की ध्वनि अनुमति प्रदूषण के साथ पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के अपने ही अलग तर्क हैं। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम एक रिपोर्ट पर जानकारी लेना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है, मतलब चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। अब देश की जनता नतीजों का इंतजार कर रही है। केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो सवाल यह होगा कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो दिल्ली जा सकते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उनमें से एक सिंधिया तो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के 2 और नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। नेताओं के नाम, इनका क्या होगा कि वो 2 नाम, जी चर्चा हो रही है 2 नेताओं की कि उनका क्या होने वाला है। वो 2 नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद होगी इस पर विस्तार चर्चा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि देश में किसका राज होगा। नेताओं के साथ जनता को भी रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में खबरें हैं कि मध्य प्रदेश के कई राजनेताओं की राजनीति बदलने वाली है। वहीं नेताओं ने भी दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। एमपी के 3 बड़े नेताओं को मौका मिल सकता है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इन बड़े नेताओं की आशाओं पर पानी फेर दिया जाए। फिर भी मध्य प्रदेश के नेताओं ने तैयारी पूरी कर ली है दिल्ली जाने की। जनता जानना चाहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का क्या होगा। क्या इनका कद बढ़ेगा या फिर उनकी जगह कोई नए लोग लेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को अचानक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उससे बात साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार का हिस्सा कौन होगा ये तय नहीं है।
जिन नामों पर बहुत चर्चा हो रही है, हो सकता है उन्हें किनारे कर दिया जाए और जो लोग किनारे बैठे हैं, हो सकता है कि वो किसी बड़ी भूमिका में हमें नजर आए। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम मध्य प्रदेश के कई राजनेताओं की राजनीति बदलने वाले हैं। आइए एक नजर उन नेताओं पर जो बड़ी भूमिका में हमें नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा चुनाव के हीरो। संगठन या सरकार में उन्हें बड़ा पद मिल सकता है। प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति के बड़े चेहरा हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे विधानसभा चुनाव के हीरो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक चर्चा का विषय है। शिवराज समर्थकों का कहना है कि चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। ये संगठन में भी हो सकती है और सरकार में भी। हालांकि ये तय नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे क्या वो। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिनका मानना है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मोदी और अमित शाह पुरस्कृत करना चाहते तो विधानसभा चुनाव में ही कर देते। बहुत से लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा और वो केवल विदिशा से सांसद ही बनकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। सिंधिया भविष्य की पूंजी के तौर पर पार्टी इन्हें इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का कद बढ़ा है। फिलहाल सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत की उम्मीद है उन्हें। अब देखना होगा कि रिजल्ट के बाद सिंधिया को कौन सा पद दिया जाता है। बात अब वीडी शर्मा की। वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वीडी शर्मा की बड़ी जीत सुनिश्चित है। प्रदेश में संगठन की राजनीति से विदा ले सकते हैं वीडी शर्मा। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के सामने भी इस बार संकट है। खबर तो ऐसी है कि दिग्विजय सिंह की लोकसभा सीट पर इस बार कुछ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह यदि चुनाव जीतते हैं तो उनका कद बढ़ेगा और वे किसी बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। साथ ही पार्टी में भी वे किसी अहम पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो दिग्विजय सिंह का रिटायरमेंट भी हो सकता है। जब ये खबर सियासी गलियारों में फैली तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि पहले भी कई नेताओं के शेरवानी सूट सिले, लेकिन वो पहन नहीं पाए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गोपाल भार्गव जैसे कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं को कैबिनेट में अहम भूमिका मिलेगी। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। देखिए, शेरवानी इनकी पहले भी सिली थी, पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सिली थी। बीडी शर्मा जी की, गोपाल भार्गव जी की भी शेरवानी सिली थी। शिवराज जी तो थे ही मुख्यमंत्री, और भी कई सारे नेता, कैलाश विजयवर्गीय और अपने पटेल साहब, जो प्रहलाद पटेल के तो घर पे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन आप सबने देखा कि एक पर्ची आती है दिल्ली से और पर्ची में जिसका नाम निकलता है वो मुख्यमंत्री बन गया। यही राजस्थान में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ और आगे भी आप देखेंगे यही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में योग्यता पैमाना नहीं है, चटुकारता पैमाना है। जो जितना बड़ा चटुकार होगा उसकी पर्ची आएगी, वो मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, जिस तरह से अब ये निश्चित हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है और मोदी जी के मन में हमेशा मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं को मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो भी दी जाएगी, स्थान भी दिया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश की ताकत भी नई सरकार में दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखता है, जो कि विपक्ष के नेता बनाने में पिछले 10 सालों में असफल रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है। विधानसभा चुनाव में ही मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं को केंद्र से हटाकर राज्य की राजनीति में भेज दिया गया। यहीं से मध्य प्रदेश की केंद्र में बढ़ती ताकत को रोक दिया गया था। अब देखना ये होगा कि उसकी भरपाई लोकसभा चुनाव से हो पाती है या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जाने माने पुराने नेता केंद्र की राजनीति से हट चुके हैं। नेताओं को बड़े पदों से हटाने का नुकसान उस जगह की जनता को उठाना पड़ता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता की मांग है कि केंद्र में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। विवेक पांडे लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या है समीकरण। विवेक,
क्या विधानसभा चुनाव में जो परिवर्तन हुए थे उन्होंने संकेत दे दिए थे कि लोकसभा चुनाव में अगर मोदी सरकार बनती है तो मोदी मंत्रिमंडल बदला हुआ नजर आएगा हमें? विवेक। बिल्कुल सही बात है सुमित। पिछले 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कई वो बड़े चेहरे थे जो लोकसभा के बाद विधानसभा में चुनाव लड़े। और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा में चुनाव में फिर से उतारे गए हैं मंडला सीट से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में दौरा करते हुए ये कहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लेकर जाएंगे, यानी कि उनकी भूमिका पहले ही प्रधानमंत्री ने तय करके रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, और जब प्रधानमंत्री ने नेताओं को पत्र लिखा था तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये लिखा था कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा देश के लिए हितकारी रहा है, आपने कई विभिन्न विभागों में काम किया। और ठीक इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा था कि आप 16 से 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कई आपने बेहतर क्षेत्रों में काम किया, महिलाओं के लिए आपने लाडली बहना लाडली बेटी ऐसी योजनाओं को शुरुआत किया। विवेक, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में ही रहें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसलिए काफी दिलचस्प हो जाता है देखना कि आगे अब क्या होने वाला है। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेनी है। आगे बढ़ते हैं। सागर पहुंचे हैं एमपी के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जी हां, सागर पहुंचे एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वहीं राहुल गांधी से भी बात की है। फोन पर पीड़ित परिवार से बात करवाई है जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और इंसाफ दिलाने की बात कही। तो वहीं कल आप देख सकते हैं कि सागर के बरोदिया जाने वाले हैं सीएम मोहन यादव। नौलागिरी गांव जाएंगे जहां पर ये जो हुआ है घटनाक्रम। मृतक अंजना के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। शव वाहन से गिरने से हुई थी अंजना की मौत। चाचा राजेंद्र अहिरवार का शव ले जाने के दौरान ये हादसा हो गया था। दबंगों ने चाचा की पीट कर हत्या कर दी। तो इस पर सियासत हो रही है, देखिए तो इस पर सियासत हो रही है। जीतू पटवारी वहां पर पहुंच जाते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और पीड़ित परिवार की राहुल गांधी से बात करा देते हैं। समझ सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की सियासत इस पर हो रही है। अब कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जाने वाले हैं। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर देते हैं। विवेक, सियासत भी हो रही है, हम देख सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता मुख्यमंत्री दिखाएंगे, कल सागर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कल मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन उससे पहले जीतू पटवारी पहुंच गए। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से बात करा दी। राहुल गांधी ने भरोसे दिलाया है कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। जीतू पटवारी यहां तक कह चुके कि सीबीआई जांच हुई तो कई और अधिकारी इसमें नप जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये तीनों ही नेता पूरी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। और जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सरकार को मिलती है तो मोहन यादव अपने व्यस्त शेड्यूल से ये तय करते हैं कि वो खुद सागर जाएंगे। और ये मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल मुख्यमंत्री सागर में रहेंगे और जो पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि दबंगों ने जिस कल लड़की की मौत हुई थी उसके चाचा की हत्या कर दी थी पीट के, और उसके भाई की हत्या 2023 में कर दी गई थी। ये आप समझिए कि किस तरीके से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है। और ये मामला 2019 का है कि जब छेड़छाड़ के आरोप लगे तो राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया गया। उस वक्त पीड़िता के भाई की हत्या की गई। फिर उस मामले में, हत्या के मामले में, ठीक है, तो कुल मिलाकर सागर में हुए घटनाक्रम पर सियासत खूब हो रही है। जीतू पटवारी पहले पहुंच जाते हैं, कल मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। विवेक, बहुत धन्यवाद। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद विवेक। आगे बढ़ेंगे और बात होगी छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर की। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। वहीं आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में अब अंतर्राष्ट्रीय गैंग की पहुंच छत्तीसगढ़ तक हो गई। कांग्रेस नेता धैर्येंद्र साहू ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि लॉरेंस हो या फॉरेंस हो, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ठोक दिए जाएंगे। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो,
ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। ठोकने की बात है अभी, अब वो क्या ठोकते हैं, भगवान न करे यहाँ पर इस तरह की गैंग और कोई वारदात हो, लेकिन इनकी बहादुरी खाली बातों तक चल रही है, काम में कहीं कोई बहादुरी इनकी नहीं है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देंगे हम। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। रोहित, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि कानून का राज ही होगा, कानून का डंका ही छत्तीसगढ़ में बजेगा, चाहे लॉरेंस हो या फॉरेंस। ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे और ठोक दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य हो या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड गिरोह के सदस्य हो, लेकिन कोई भी अगर छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम करेगा तो उसे ठोक दिया जाएगा। ये खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और गृह मंत्री कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर भी पड़ेगा। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ सरकार की नीति चल रही है उससे उनको खदेड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बयान अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है। इसके अलावा अब कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि ये ठोकने की बात सिर्फ इनकी बयानों पर दिखती है, लेकिन इस पर कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया जाता। लेकिन दूसरी ओर अगर सुमित ये देखा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को संचालित करते थे और जो दो व्यापारियों को मारने की बात हुई थी, दो व्यापारियों को लेकर सुपारी दी गई थी, उसमें से एक कोयला व्यापारी जो थे वो रायपुर के थे और दूसरे व्यापारी रायगढ़ के रहने वाले थे, और ये दोनों को ही जो है वो दोनों को लेकर जो है वो सुपारी दी गई थी। लेकिन सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे, कानून का राज ही छत्तीसगढ़ में रहेगा। रोहित, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आज दिए इंटरव्यू में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा कहे जा रहे आरक्षण खत्म करने के बयान पर भी स्थिति साफ कर दी। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था। और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। तो चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी चोट थी ये विपक्ष पर। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।